नमस्कार दोस्तों, 7 अगस्त 2025 इसी दिन राहुल गांधी ने एक ऐसा एलिगेशंस लगाया जिसने पूरे देश की राजनीति को ही हिला कर रख दिया। उन्होंने कहा कि इंडिया में वोट चुराए जा रहे हैं, यानी कि वोट चोरी हो रही है और इस चोरी में इलेक्शन कमीशन भी शामिल है। उन्होंने कहा कि वोटर लिस्ट में मैसिव गड़बड़ियां है, डुप्लीकेट नेम्स, फेक एंट्रीज और वैलिड वोटर्स के नाम मिसिंग है। सोचिए दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश जहां हर 5 साल में करोड़ों लोग वोट डालते हैं और वहां पर इलेक्शन कमीशन पर ही वोट चोरी के एलिगेशंस लगते हैं, तो क्या इस सिस्टम पर भरोसा किया जा सकता है? कांग्रेस शासन के दौर से लेकर इमरजेंसी तक और आज के वोट चोरी एलिगेशंस तक एक ही सवाल बार बार उठता है कि क्या इंडिया का इलेक्शन कमीशन न्यूट्रल है या फिर ये हमेशा से ही रूलिंग पार्टी के इशारों पर चलता आया है। पूरा सच जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखिए, क्योंकि आंसर इतना सिंपल नहीं है। इंडिया का इलेक्शन कमीशन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 324 के तहत 1915 में बनाया गया था, जिसका मकसद साफ था, इलेक्शन की प्रोसेस को किसी भी सरकार, किसी भी मंत्री या किसी भी पॉलिटिकल प्रेशर से पूरी तरह से आजाद रखना। इलेक्शन कमीशन में एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और 2 अन्य कमिश्नर होते हैं और चीफ इलेक्शन कमीशन को उनके पद से हटाना उतना ही मुश्किल है जितना कि सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाना। इनका काम है फ्री और फेयर इलेक्शन करवाना, मॉडल ऑफ कंडक्ट को इम्प्लीमेंट करना, पार्टीज रजिस्टर करना और सिंबल अलॉट करना। लेकिन क्या सच में सब पर एक जैसा रूल लागू होता है? यही तो क्वेश्चन है। लेकिन इतिहास गवाह है कि जब इलेक्शन कमीशन पर किसी भी प्रकार के एलिगेशंस लगते हैं तो जनता के मन में ये क्वेश्चन जरूर रेज होते हैं कि क्या उनके वोट की कीमत सुरक्षित है। इसीलिए इलेक्शन कमीशन का रोल सिर्फ इलेक्शन कराने तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि डेमोक्रेसी पर जनता का भरोसा बनाए रखना भी इनकी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आज कोई कहता है कि इलेक्शन कमीशन बायस्ड है तो हम सोचते हैं कि ये नया एलिगेशन है, लेकिन सच्चाई ये है कि ये एलिगेशंस बहुत पुराने हैं। आजादी के बाद से ही इलेक्शन कमीशन पर उंगलियां उठ रही है। कांग्रेस जब लगातार सत्ता में थी तो उस टाइम भी बोला गया कि इलेक्शन कमीशन कांग्रेस के लिए सॉफ्ट है। 1957 और 1962 के इलेक्शन में ही ऑपोजिशन पार्टियां बोल रही थी कि सरकारी मशीनरी का खुलेआम इस्तेमाल हो रहा है और इलेक्शन कमीशन चुप है, यानी कि शुरुआत से ही इमेज पर दाग लग चुका था। 1967 के इलेक्शन में पहली बार कांग्रेस का डोमिनेंस टूटा और कई सारे स्टेट में रीजनल पार्टीज भी जीती, लेकिन ऑपोजिशन ने एलिगेशंस लगाया कि इलेक्शन कमीशन पर प्रेशर डालकर कुछ जगहों पर इलेक्शन डिले किए गए थे। उसके बाद आता है 1971 के जनरल इलेक्शन। एक तरफ इंदिरा गांधी की गरीबी हटाओ कैंपेन और दूसरी तरफ कंप्लेन की इलेक्शन मशीनरी गवर्नमेंट के इन्फ्लुएंस में है। ऑपोजिशन ने एलिगेशंस लगाए कि इलेक्शन कमीशन ने कई सारी कंप्लेन पर लेट रिस्पांस दिया। उसके बाद आता है 1975, जो कि सबसे कंट्रोवर्शियल फेज माना जाता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इंदिरा गांधी को गिल्टी ठहराया इलेक्टोरल मॉल प्रैक्टिस में और इंदिरा गांधी का इलेक्शन ही रद्द कर दिया था। लेकिन उसके बाद इंदिरा गांधी इमरजेंसी लगा देती है। ये सबसे कंट्रोवर्शियल फेज था क्योंकि ओपोजिशन पूरी तरह सप्रेस था और इलेक्शन कमीशन अपनी पूरी क्रेडिबिलिटी खो चुका था। उसके बाद 1982 जम्मू कश्मीर इलेक्शन, जिसमें पूरा ओपोजिशन इलेक्शन का बॉयकॉट करता है क्योंकि उनका मानना था कि ये इलेक्शन रिग्ड है और इसको इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी पर सबसे बड़ा दाग माना गया। उसके बाद 1987 के हरियाणा इलेक्शन में ओपोजिशन ने कहा कि कांग्रेस ने पूरी सरकारी मशीनरी का मिसयूज किया है, लेकिन इलेक्शन कमीशन लार्जली साइलेंट रहा। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि कंट्रोवर्सीज कोई नई बात नहीं है, लेकिन उसके बाद आता है वो एरा जिसने इलेक्शन कमीशन की इज्जत दोबारा खड़ी की, टीएन शेषन का। अब जरा पिक्चर का दूसरा साइड भी देख लेते हैं। हर बार इलेक्शन कमीशन को लेकर कंट्रोवर्सीज ही नहीं रही है। एक दौर ऐसा भी था जब पूरे देश ने माना कि अगर कोई संस्था सच में पावरफुल है और सच में इंडिपेंडेंट और न्यूट्रल है तो वो है इलेक्शन कमीशन। 90s के टाइम में जब टीएन शेषन चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने तो लिटरली उन्होंने इलेक्शन कमीशन की पूरी इमेज ही बदल दी। पहली बार लोगों ने देखा कि इलेक्शन कमीशन किसी भी सरकार के आगे नहीं झुक रहा, बल्कि सरकार को भी लोग के हिसाब से झुका रहा है। टीएन शेषन ने आचार संहिता को मजाक बनने से रोका, इलेक्शन में मसल पावर और मनी पावर पर भी लगाम लगाई, बूथ कैप्चरिंग पर भी सख्त एक्शन लिया और सबसे बड़ी बात, नेताओं को डर लगने लगा कि अगर रूल तोड़ा तो इलेक्शन कमीशन एक्शन लेगा। टीएन शेषन के दौर में ही जनता का भरोसा इलेक्शन प्रोसेस पर सबसे ज्यादा रहा। लेकिन फिर रूलिंग पार्टी एक बिल लाती जिसमें एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ साथ 2 और इलेक्शन कमिश्नर भी जुड़ जाते हैं। अब बात करते हैं बीजेपी रूल की। 2014 में पहली बार इतने बड़े लेवल पर लोकसभा के इलेक्शन हुए। शुरुआत में ट्रस्ट बना, लेकिन धीरे धीरे सवाल उठने लगे। 2017 गुजरात इलेक्शन, पीएम मोदी ने पोलिंग डे पर ही रोड शो किया। ऑपोजिशन ने कहा कि यह मॉडल कोड का वायलेशन है, मगर इलेक्शन कमीशन ने क्लीन चिट दे दी। 2019 के जनरल इलेक्शन में पीएम मोदी और अमित शाह के भाषणों पर कॉम्युनल टोन के एलिगेशंस लगते हैं। 11 कंप्लेंट सुप्रीम कोर्ट तक भी गई, लेकिन इलेक्शन कमीशन लगभग सब में क्लीन चिट दे देता है।
और इस बार कांग्रेस एलिगेशन लगाती है कि इलेक्शन कमीशन अब सरकार की साइड में है। उसके बाद 2021 के वेस्ट बंगाल इलेक्शन में ममता बनर्जी एलिगेशंस लगाती है अनइक्वल एनफोर्समेंट का और सार्कास्टिकली ये सजेशन देती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को रीनेम करके मोदी कोड ऑफ कंडक्ट कर देना चाहिए। उसके बाद 2022 उत्तर प्रदेश इलेक्शन में कम्युनल स्लोगन पर लेट रिएक्शन। उसके बाद 2024 में इलेक्शन स्पीचेस में ओपनली रिलीजियस अपील लेकिन लिमिटेड एक्शन। और उसके बाद ओपोजिशन पार्टीज पहुंचती है सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में 2023 में एक हिस्टोरिक वर्डिक्ट आया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट सिर्फ गवर्नमेंट तय नहीं करेगी। इसके लिए 3 मेंबर की पैनल बनाई गई जिसमें कि प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इसका मकसद साफ था कि अपॉइंटमेंट की प्रोसेस है वो ट्रांसपेरेंट और बायपार्टीशन हो। सरकार अकेले ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट ना कर सके। लेकिन इसके ठीक बाद बीजेपी गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट में एक नया अमेंडमेंट पास कर दिया। इस अमेंडमेंट में चीफ जस्टिस इंडिया को हटा दिया गया और एक नया पैनल बनाया गया जिसमें कि प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन और एक गवर्नमेंट के द्वारा चुना गया यूनियन मिनिस्टर, यानी कि मेजोरिटी फिर से रूलिंग पार्टी के हाथ में चली गई। इस एक्ट में साफ साफ लिखा है कि इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर उनके ऑफिशियल ड्यूटी के दौरान किए गए किसी भी एक्शन पर केस रजिस्टर नहीं हो सकता है। सिंपल वर्ड में, जब तक कोई एक्शन उनके ऑफिशियल काम से जुड़ा है तब तक आप सीधा केस फाइल नहीं कर सकते। इट मीन्स इलेक्शन कमिश्नर्स अगर अपने पद का मिसयूज भी करे तो उनके खिलाफ डायरेक्ट लीगल एक्शन पॉसिबल नहीं होगा। सीधे शब्दों में कहूं तो सुप्रीम कोर्ट चाहता था कि रूलिंग पार्टी सीधे सीधे इलेक्शन कमीशन को कंट्रोल ना करे, लेकिन गवर्नमेंट ने पूरा गेम ही पलट दिया एक अमेंडमेंट से और फिर पूरा प्रोसेस ले लिया अपने हाथों में। ईवीएम मशीन पर तो हमेशा सही सवाल उठते हैं। ओपोजिशन पार्टी ओपनली बोलती है कि ईवीएम हैक हो सकता है और इलेक्शन कमीशन बार बार ये कहता है कि ईवीएम को हैक करना इम्पॉसिबल है। 8 अप्रैल 2019 एम चंद्रबाबू नायडू वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। कई बड़े बड़े लीडर सुप्रीम कोर्ट जाते, चंद्रबाबू नायडू, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, मायावती, सबने कहा कि वीवीपैट की 50% स्लिप्स वेरीफाई होनी चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि हर असेंबली सेगमेंट में सिर्फ 5 मशीनों की वीवीपैट स्लिप्स ही वेरीफाई होंगी, यानी कि पूरे देश के करोड़ों वोट में से सिर्फ 5% वोट्स ही क्रॉस चेक होंगे। यानी कि फिलहाल सिर्फ 5% वीवीपैट मैच किया जाता है और यही जगह है जहाँ पे ट्रस्ट टूटता है। अब यह कंट्रोवर्सीज और भी डीप हो गई जब राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन पर वोट चोरी के एलिगेशंस लगाए। भाइयों बहनों, सच्चाई ये है कि हिंदुस्तान में इलेक्शन कमीशन और बीजेपी मिलकर इलेक्शन चोरी कर रहे हैं। राहुल गांधी और कांग्रेस का सबसे बड़ा एलिगेशन ये भी था कि इलेक्शन कमीशन ने इलेक्ट्रिक फॉर्म में वोटर लिस्ट का डेटा देने से मना कर दिया था। डिजिटल फॉर्मेट में डेटा देने की जगह हजारों पेजेस की हार्ड कॉपीज बंडल्स पॉलिटिकल पार्टी को पकड़ा दी गई। अब जरा सोचिए, कंप्लेन करने वाली पार्टी के पास कंप्लेन करने के लिए सिर्फ कुछ ही दिन का विंडो होता है, लेकिन इतनी भारी भरकम फाइलों को डिकोड करने में महीनों का टाइम लग जाता है, तो वेरिफिकेशन कैसे पॉसिबल होगा? यानी टेक्निकली ओपोजिशन को चांस ही नहीं दिया जाता कि वो प्रॉपरली चैलेंज कर सके। अब जब आरोपों की बौछार हुई तो राहुल गांधी ने कर्नाटका के महादेवपुरा असेंबली का नाम लिया, जहां पर उन्होंने बताया कि इलेक्टोरल रोल्स में मैसिव गड़बड़ियां पाई गई है। 11,956 डुप्लीकेट नेम्स, 40,000 से भी ज्यादा इनवैलिडेटरीज, 10,000 से भी ज्यादा बल्क रजिस्ट्रेशन और जिसमें बहुत सारे केसेस में एड्रेस भी सेम है, 4,000 से भी ज्यादा इनवैलिड फोटो और 33,000 से भी ज्यादा केस थे मिस यूजिंग ऑफ फॉर्म 6। अब राहुल गांधी के एलिगेशंस के जवाब में इलेक्शन कमीशन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है और उन्हें वो बताती है कि उन्होंने मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट देना बंद कर दिया है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में उसे राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन बताया। लेकिन हालांकि आप एपिक नंबर डालकर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर वोटर लिस्ट सर्च भी कर सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। उसके बाद ओपोजिशन पार्टी ने डिमांड करी कि बूथ और वोटर रजिस्ट्रेशन सेंटर्स की सीसीटीवी फुटेज दी जाए ताकि पता चले कि गड़बड़ियां कहां हुई। तो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि क्या अपनी माताओं, बहुओं, बेटियों सहित किसी भी मतदाता की सीसीटीवी वीडियो चुनाव आयोग को साझा करनी चाहिए क्या? लेकिन जरा सोचिए, प्राइवेसी, वोटिंग तो पब्लिक प्लेस पर होती है और पोलिंग बूथ में पहले से ही पुलिस, पोलिंग एजेंट और सीसीटीवी कैमरास मौजूद रहते हैं, फिर अचानक प्राइवेसी का एक्सक्यूज क्यों? और अगर वाकई प्राइवेसी इतनी बड़ी चिंता है तो सवाल यह है कि फिर बूथ में सीसीटीवी कैमरास लगाए ही क्यों जाते हैं? मतलब अगर कैमरास इलेक्शन कमीशन खुद लगाए तो ठीक, लेकिन जब पार्टीज उसी फुटेज की डिमांड करे तो बोल देते हैं कि ये वोटर्स की प्राइवेसी के खिलाफ है। यानी कि बात साफ है, ट्रांसपेरेंसी के नाम पर सिर्फ उतना ही दिखाया जाता है जितना कि कन्वीनियंट हो, लेकिन जब टफ क्वेश्चन आता है तो रेडीमेड एक्सक्यूज है प्राइवेसी।
अगर सीसीटीवी ही ना होता तो ये जनाब शायद पकड़े ही नहीं जाते। लेकिन इसके बाद गौर करने वाली बात यह है कि 13 मई 2025 को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक नया आदेश निकालती है जिसमें कि सीसीटीवी फुटेज, वेबकास्टिंग, रिकॉर्डिंग और फोटोग्राफ्स को सिर्फ 45 दिन तक ही सेफ रखा जाएगा और उसके बाद उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठाने वाली एक और घटना सामने आई। इलेक्शन कमीशन ने हाल ही में राहुल गांधी से एफिडेविट मांगा, ये कहते हुए कि आपने जो आरोप लगाए हैं उनके सबूत हमें दीजिए। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि अखिलेश यादव ने जो एलिगेशंस लगाए थे उनके एफिडेविट वो पहले ही जमा कर चुके थे। अब इसके बारे में जब इलेक्शन कमीशन को क्वेश्चन पूछा गया तो वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि हमें कोई एफिडेविट मिला ही नहीं। उसके बाद अखिलेश यादव इस एफिडेविट को पब्लिश करते हैं। अब ये मामला यहाँ तक ही नहीं रुकता है। योगेंद्र यादव सुप्रीम कोर्ट में कई ऐसे लोगों को पेश करते हैं जो कि असल में जीवित है लेकिन वोटर लिस्ट में उनको मृत घोषित कर दिया गया है। यानी कि आज सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि लोग बिलीव ही नहीं कर पा रहे कि इलेक्शन ट्रूली फ्री और फेयर है। और अगर इलेक्शन कमीशन ही इस डाउट को क्लियर नहीं करेगा तो डेमोक्रेसी सिर्फ और सिर्फ पेपर पर ही रह जाएगी, असल में नहीं। अगर आप फॉरेन डेमोक्रेसीज को देखें तो वहां पर कई ऐसे मैकेनिज्म बनाए गए हैं ताकि इलेक्शन कमीशन पर भरोसा बना रहे। जैसे कि अमेरिका में फेडरल इलेक्शन कमीशन बाय पार्टीशन है जिसमें दोनों पार्टीज के इक्वल मेंबर होते हैं। यूके में इलेक्टोरल कमीशन पार्लियामेंट को आंसरेबल है लेकिन गवर्नमेंट उसे कंट्रोल नहीं कर सकती। और साउथ अफ्रीका में भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन है जिससे कि इंटरफियरेंस को रोक दिया जाता है। कंपैरिजन से साफ दिखता है कि ट्रांसपेरेंसी और बाय पार्टीशन मॉडल से ही क्रेडिबिलिटी बनती है और हमारे यहाँ पर यही बैलेंस अभी भी मिसिंग है। तो दोस्तों क्वेश्चन ये था कि क्या इलेक्शन कमीशन बायस्ड है? तो आंसर इतना सिंपल नहीं है। एलिगेशंस कांग्रेस के समय भी लगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अगर इलेक्शन को रद्द किया तो इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी तोप दी। और बीजेपी के समय में भी एलिगेशंस लग रहे हैं क्योंकि बीजेपी ने अमेंडमेंट करके पैनल में मेजोरिटी ले ली। इलेक्शन कमीशन के कई बड़े बड़े ऑफिसर रिटायरमेंट के बाद पॉलिटिक्स में चले गए। किसी ने रूलिंग पार्टी को ज्वाइन कर लिया तो किसी को गवर्नर बना दिया। अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या ये कनेक्शंस पहले से ही बने हुए थे और क्या इलेक्शन के दौरान उन्होंने जो फैसले लिए थे वो न्यूट्रल थे या फिर वो उसके फ्यूचर करियर की प्लानिंग का हिस्सा थे। तो असली सवाल यही है कि क्या हमें ऐसी सिस्टम की जरूरत नहीं है जिसमें इलेक्शन कमिश्नर की पोस्ट खत्म होने के बाद उन्हें किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में जुड़ने की इजाजत ना हो। क्योंकि अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को न्यूट्रल रखना है तो उसे हमेशा ही न्यूट्रल रहना होगा, वरना डेमोक्रेसी का भरोसा हमेशा ही हिलता रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने अटेम्प्ट किया बैलेंस बनाने का लेकिन अमेंडमेंट से फिर से सरकार के हाथ में ज्यादा पावर आ जाती है। यानी कि ये प्रॉब्लम किसी भी पार्टी से ज्यादा सिस्टमेटिक है और जब तक अपॉइंटमेंट और अकाउंटेबिलिटी पर ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी तब तक हर रूलिंग पार्टी पर एलिगेशंस लगते ही रहेंगे। अब ये सवाल आपके लिए है कि आपको क्या लगता है, क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बायस्ड है? शेयर योर थॉट्स इन द कमेंट।